हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं देहरादून से हमारी रिवीजन सीरीज को लेकर। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2। कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का लेक्चर कैसा लगा। हर लेक्चर में कमेंट करके बताइएगा, ठीक, कि आपको लेक्चर कैसा लगा। यहां से हमें स्टार्ट करना था द बैकबोन द बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। बच्चों अगर मैं अपनी बैकबोन की बात करूं तो मेरा वर्टिबल कॉलम, तो डीएनए की इतनी लंबी चेन कैसे मेंटेन है, कौन सी ताकत है, कौन सी बैकबोन है। फॉर्म्ड ड्यू टू शुगर एंड फॉस्फेट। फॉर्म्ड ड्यू टू शुगर एंड फॉस्फेट। देखिए जरा, फॉर्म्ड ड्यू टू शुगर एंड फॉस्फेट। ये क्या है? ये आपकी शुगर है। ये क्या है? शुगर है। ये क्या है? फॉस्फेट है। ये क्या है? शुगर। ये क्या है? फॉस्फेट। ये क्या है? शुगर। ये क्या है? फॉस्फेट। डीएनए की इतनी लंबी चेन इसलिए मेंटेन है क्योंकि दो शुगर के बीच में जो फॉस्फेट है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना रहा है। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की हेल्प से दो शुगर, या मैं कहूं दो न्यूक्लियोटाइड के शुगर आपस में अटैच्ड हैं। तो अगर ये फॉस्फेट नहीं होगा, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं होगा, तो क्या ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मेंटेन रहेगी? नहीं रहेगी। तो आपको ये लाइन समझ में आ गई होगी। तो बेसिकली ये यहां पर फोकस कर रहा है किसके बीच में? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के बीच में, ठीक। द नाइट्रोजनस बेस किसके साथ लिंक्ड है? शुगर के साथ लिंक्ड है। शुगर मोइटी प्रोजेक्ट का मतलब होता है डायरेक्टेड, ठीक, फ्रॉम दी बैकबोन, डायरेक्टेड फ्रॉम दी बैकबोन। तो आप देखिए ये आपकी बैकबोन है, शुगर फॉस्फेट, और यहां आपका अटैच है आपका बेस, जो बाहर की तरफ है बेस, ये आपका बेस अटैच है। आइए, इन आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू हैज एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट एट सेकेंड पोजीशन इन राइबोस। तो जब आप राइबोस की शुगर देखते हो तो राइबोस शुगर में ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, तो सेकेंड कार्बन पर क्या मिलता है? OH मिलता है। ऑल्सो इन आरएनए द यूरेसिल इज फाउंड एट द प्लेस ऑफ थाइमीन। आरएनए में थाइमीन की जगह यूरेसिल मिलता है, ठीक, फाउंड इन प्लेस ऑफ थाइमीन। थाइमीन को क्या लिखा है? थाइमीन को लिखा है 5 मिथाइल यूरेसिल। क्यों लिखा है जरा देख लेते हैं हम। जब हम देख लेते हैं थाइमीन को क्या लिखा है, थाइमीन को लिखा है 5 मिथाइल यूरेसिल। क्यों लिखा है? ये है यूरेसिल। यूरेसिल का स्ट्रक्चर देखिए और थाइमीन का स्ट्रक्चर देखिए, क्या डिफरेंस दिखा? सर यहां मुझे मिथाइल दिखा और यहां फिफ्थ कार्बन पर, फिफ्थ पोजीशन पर मिथाइल नहीं दिखा। तो अगर मैं यूरेसिल के फिफ्थ पोजीशन पर मिथाइल लगा दूं तो यूरेसिल बिकम्स थाइमीन। तो यूरेसिल के फिफ्थ पोजीशन पर मिथाइल लगा दो तो 5 मिथाइल यूरेसिल, सो यूरेसिल बिकम थाइमीन। ठीक है, आगे चलते हैं। अनदर केमिकल नेम फॉर थाइमीन, ये हमें समझ में आ गया। डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस जो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, ठीक है, एसिडिक सब्सटेंस है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर आपका प्रेजेंट है क्या? फॉस्फेट, ठीक। वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय मैशर इन 1869 में। मैशर ने आइडेंटिफाई किया था और उन्होंने डीएनए को बोला था न्यूक्लिन। क्या बोला था? न्यूक्लिन। हाउएवर ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशन इन आइसोलेटिंग सच अ लॉन्ग पॉलीमर इंटैक्ट, मतलब हमारे पास लिमिटेशन थी, इतने केमिकल्स या इतनी टेक्निकल साउंड नहीं थे कि हम उसको आइसोलेट कर सकें। किसको? आइसोलेट सच लॉन्ग पॉलीमर। लॉन्ग पॉलीमर किसको बोल रहे हैं? डीएनए को बोल रहे हैं। तो हमारे पास हम लोग इतने टेक्निकल साउंड नहीं थे, या तो
हम उस डीएनए को, उस लॉन्ग पॉलीमर को सेल में से आइसोलेट नहीं कर सकते थे, और इल्यूसिडेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए रिमेन इल्यूसिव फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इल्यूसिडेशन का मतलब होता है ब्लर। ब्लर मतलब आप बोल लो, धुंधला बोल दो, मतलब डीएनए को, स्ट्रक्चर को लेकर भी हमारे पास कोई क्लियर विजिबिलिटी नहीं थी, क्योंकि डीएनए का स्ट्रक्चर तो बाद में दिया गया। इट वॉज ओनली इन 1953 साइंटिस्ट वॉटसन और दूसरे फ्रांसिस क्रिक, इन्होंने किसके बेसिस पर? एक्सरे डायफ्रैक्शन डेटा। एक्सरे डायफ्रैक्शन डेटा क्या था? एक ऐसा डेटा लिया गया, मतलब एक टेक्निक थी जिसको बोलते हैं एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक की हेल्प से डीएनए के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश की। किन्होंने? विलिकिन्स और फ्रैंकलिन ने। तो विलिकिन प्रोड्यूस बाय, देखिए, it was only in 1953 that James Watson and Francis, based on X-ray diffraction data produced by Willikin and Franklin, proposed a very simple and famous double helix model for structure of DNA. तो वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया, और उसको देने में जो डेटा उनको हेल्प किया, उस डेटा का नाम था एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा। और ये डेटा डीएनए से रिलेटेड डेटा था, मतलब डीएनए की कुछ स्टडी फ्रैंकलिन एंड विलिकिन ने की थी। किस टेक्निक की हेल्प से? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक की हेल्प से। और जो डेटा उनके पास था डीएनए का, उसको मैंने बोला एक्सरे डायफ्रैक्शन डेटा। इस डेटा की हेल्प से वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में डीएनए का स्ट्रक्चर दिया। वन ऑफ द हॉलमार्क of their proposition was their base pairing between the two strand of polynucleotide chain। दो स्ट्रैंड के बीच में जो पेयरिंग होती है, दो स्ट्रैंड के बीच में जो बेस के बीच में पेयरिंग होती है, उसको हॉलमार्क माना गया। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग इसलिए है क्योंकि इनके बीच में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो डीएनए का जो हॉलमार्क था वो बेस पेयरिंग था बिटवीन द टू स्ट्रैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। एक चेन ये रही, एक चेन ये रही, और इनके बीच में, बेसेस के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है। हाउएवर दिस proposition was also based on observation of Chargaff that for a डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर दिया गया वॉटसन क्रिक के द्वारा, वो दो चीजों पर बेस था। एक तो एक्सरे डायफ्रैक्शन डेटा था जो फ्रैंकलिन एंड विलिकिन का था, और दूसरा था चारगफ रूल। तो चारगफ ने भी डीएनए की स्टडी की थी और उन्होंने भी कुछ चीजें बताई थी। उन्होंने बताया था द रेशियो बिटवीन एडेनिन एंड थाइमीन एंड गुआनिन एंड साइटोसिन आर कांस्टेंट एंड इक्वल टू 1। किसका रेशियो? रेशियो बिटवीन एडेनिन एंड थाइमीन। तो एडेनिन प्लस थाइमीन, ठीक है, एंड गुआनिन और साइटोसिन, गुआनिन और साइटोसिन। तो इसका रेशियो जो होता है वो कैसा होता है? आपका कांस्टेंट होता है। ये किसने बताया था? द रेशियो बिटवीन एडेनिन एंड थाइमीन एंड गुआनिन एंड साइटोसिन आर कांस्टेंट एंड इक्वल टू 1। मतलब ये रेशियो स्पेसिफिक होता है फॉर स्पीशीज। ये रेशियो जो होता है स्पेसिफिक होता है किसके लिए? फॉर स्पीशीज। द बेस पेयरिंग confirm unique property to polynucleotide chain. They are said to be complementary to each other। मतलब अगर आपको एक स्ट्रैंड में बेस पता है ATG, तो आप दूसरी स्ट्रैंड में बेस बता सकते हो। ए के सामने T, T के सामने A, G के सामने C। तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री रूल, कि ए के सामने T आएगा, T के सामने A, G के सामने C। एंड देयरफॉर if the sequence of base in one strand is known, then the sequence in another strand can be predicted. Also, if each strand from a DNA act as a template
for synthesis of new strand, the two double strand DNA thus produced would be identical to the parent DNA molecule. आप देखिए ये आपका पेरेंट डीएनए, ठीक, ये आपका क्या है, पेरेंट डीएनए। तो जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो यहां से एक स्ट्रैंड आई और यहां से एक स्ट्रैंड आई, ये स्ट्रैंड पेरेंट की है, ये स्ट्रैंड पेरेंट की है, और ये स्ट्रैंड नई बनी, ठीक है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री बनी, ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री बनी, एक स्ट्रैंड यहां पर बनी इसके कॉम्प्लीमेंट्री, ये न्यू स्ट्रैंड बनी, ये आपकी न्यू स्ट्रैंड बनी। ये जो दो आपके बने हैं ये हैं आपके क्या, ये हैं आपके क्या, ये हैं आपके डॉटर डीएनए, ये क्या है, डॉटर डीएनए। तो पेरेंट डीएनए जो हैं वो किसके अंदर जा रहे हैं, डॉटर डीएनए में जा रहे हैं। तो आप देख लीजिए अगर यहां G है, यहां C है, यहां T है, तो G के कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा C, C के कॉम्प्लीमेंट्री G, T के कॉम्प्लीमेंट्री A। ये एक स्ट्रैंड यहां आ गई G C T, ठीक है, और दूसरी स्ट्रैंड यहां आ गई C G A। अब G के कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा C, C के कॉम्प्लीमेंट्री G, T के कॉम्प्लीमेंट्री A, C के कॉम्प्लीमेंट्री G, G के कॉम्प्लीमेंट्री C, A के कॉम्प्लीमेंट्री T। देख लीजिए ये और ये तीनों डीएनए सेम है, डॉटर डीएनए पेरेंट के क्या है, आइडेंटिकल है। द टू डबल स्टैंडर्ड डीएनए ये रहे, जिनको आप क्या बोल रहे हो, जिनको आप डॉटर डीएनए बोल रहे हो, जो किसके प्रोड्यूस, जो किसके आइडेंटिकल हैं, जो पेरेंट के आइडेंटिकल हैं। बिकॉज ऑफ दिस द जेनेटिक इंप्लीकेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बिकम वेरी क्लियर। तो इससे डीएनए के स्ट्रक्चर को समझने में और हेल्प मिली। द साइलेंट फीचर ऑफ द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर आर एज फॉलो। It is made up of two polynucleotide chain where the backbone, मैंने अभी आपको बताया था, sugar phosphate and the base projected inside, and the base projected inside। अंदर की तरफ क्या है, अंदर की तरफ आपकी बेस पेयरिंग है। तो बैकबोन आपकी कौन हो गई, where the backbone is constituted by sugar phosphate, आपका बैकबोन हो गया, एंड द बेस अंदर की तरफ है, बेस आपके कहां है, अंदर की तरफ है। तो आप इस स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा, पूरा अच्छे से फोकस करिएगा, अच्छे से समझिएगा। देखिए पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, और ये आपका फिफ्थ कार्बन। फिफ्थ कार्बन पर क्या है, फिफ्थ कार्बन पर है फॉस्फेट, ठीक है, फिफ्थ कार्बन पर आपका क्या है, फॉस्फेट है। अरे आ गया होगा समझ में। अब देखिए पहला कार्बन शुगर का, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, ये डीएनए की एक चेन है, ये डीएनए की दूसरी चेन है। यहां ऊपर क्या फ्री है, यहां ऊपर 5 प्राइम पर फॉस्फेट फ्री है, यहां ऊपर की तरफ 3 प्राइम पर क्या फ्री है, 3 प्राइम पर OH फ्री है। देखिए ये रही शुगर, ये रहा फॉस्फेट, ये रही शुगर, ये रहा फॉस्फेट, फिफ्थ पोजीशन पर फॉस्फेट, फिफ्थ पोजीशन पर फॉस्फेट, 3 पर OH, 1 2 3 4 5। तो यहां 5 है, यहां 3 है। आ गया होगा समझ में। अब देखिए, और ये क्या है, टी, टी क्या है, बेस, और ये आपका है एडेनिन, यहां डबल रिंग है, इसका मतलब ये आपका क्या है, ये प्यूरिन है, और ये आपका क्या है, पिरिमिडीन है। टी और ए के बीच में है आपके 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए कितने अच्छे से समझ में आया, ये एक चेन, ये दूसरी चेन। तो एंटी पैरेलल क्यों बोला, क्योंकि यहां ऊपर 5 है तो यहां कोने पे 3 है, यहां 5 नहीं है, यहां 3 है, तो यहां 5 है, यहां 3 है, इसलिए बोला एंटी पैरेलल। फिर से देखिए 1 2, ठीक है, देखिए फिर से देखिएगा, ये आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4, ये हो गया फिफ्थ। तो फिफ्थ पे क्या है, फॉस्फेट। तो फिफ्थ कार्बन का फॉस्फेट, थर्ड कार्बन का OH, फिफ्थ का फॉस्फेट, थर्ड कार्बन का OH, कौन सा बॉन्ड बना, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना। कौन सा बॉन्ड बना, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना। तो आप देख लीजिए यहां आपका क्या है, प्यूरिन है, ये आपका पिरिमिडीन है,
ये पहला, दूसरा, ये आपका तीसरा। तो थर्ड प्राइम पर OH और फिफ्थ का फॉस्फेट, कौन सा बॉन्ड बना? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो इसका फिफ्थ कार्बन का फॉस्फेट और इसका 3 कार्बन का OH। तो फिफ्थ कार्बन का फॉस्फेट 3 कार्बन का OH क्या बनाएगा? आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा। तो यहां 5 है, यहां 3 है, यहां आखिरी में क्या है? 3 है, यहां आखिरी में क्या है? 5 है। तो डीएनए का स्ट्रक्चर एंटी पैरेलल हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा। और अंदर की तरफ क्या है? बेस अंदर की तरफ है, बेस आपके अंदर की तरफ है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। कितना टाइम हुआ? 15 मिनट। बहुत सही। The two chain have anti-parallel polarity. It means if one side has 5 to 3, then other is 3 to 5. बता दिया आपको। The bases in the strand pair through hydrogen bond, forming base pair. Adenine form 2 hydrogen bond with thymine. Adenine के साथ thymine 2 हाइड्रोजन बॉन्ड from opposite side and vice versa. मतलब T के साथ A. Similarly, guanine cytosine के साथ with 3 hydrogen bond. As a result, always a purine comes opposite to pyrimidine. तो जब G के सामने C आएगा, G क्या है? G है आपका प्यूरिन, C क्या है? आपका pyrimidine, A क्या है आपका? A क्या है? प्यूरिन, ये क्या है? पिरिमिडीन। तो प्यूरिन के सामने हमेशा पिरिमिडीन आता है, पिरिमिडीन के सामने हमेशा प्यूरिन आता है। इसलिए देखिए, यहां 2, यहां 1, यहां 2, यहां 1, यहां 2, यहां 1, यहां 2, यहां 1। तो इसलिए यहां पर जो डिस्टेंस है दो चेन के बीच में वो यूनिफॉर्म है, क्योंकि प्यूरिन के सामने पिरिमिडीन आता है, पिरिमिडीन के सामने प्यूरिन आता है। तो एक सिमेट्री मेंटेन की हुई है। आओ जरा, तुम बस पढ़ते रहना, तुम सिलेक्शन देना। तुम्हें क्या लगा मॉलिक्यूलर बेसिस हो गया, प्रिंसिपल हो गया, अब सर ने फ्री कर दिया? नहीं, मैंने तो तुम्हारे लिए ये सब चीजें बहुत पहले से प्लान की हुई थी। बट मैं तुम्हें हमेशा कहा कि हर चीज का एक सही समय होता है। मैंने तो इसके बाद भी कुछ प्लान किया हुआ है, अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है? अभी तो एंजॉय करो पूरा सीरीज। तुम्हें मैं फील करा दूंगा कि ये एनसीईआरटी रीड नहीं है, ठीक है? रॉकी भाई कोई छोटे काम नहीं करता। ये तुम्हें फील करा दूंगा कि तुम दोबारा पढ़ रहे हो मॉलिक्यूलर बेसिस, तुम दोबारा पढ़ोगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, एक एक चीज पूरा का पूरा, ठीक है? बस ये नीट से पहले अगर तुम सिर्फ मेरा ये डिस्कशन भी देख के चले गए ना, अब पीवाई क्यों कर लिए तो भी फोड़ के आओगे। This generate approximately uniform distance between two strand of helix, जिसकी वजह से जो हेलिक्स की दो चेन है उनके बीच में यूनिफॉर्म डिस्टेंस मेंटेन होता है। ये वही है जो मैंने आपको बताया। द टू चेन आर कॉइल्ड इन राइट हैंडेड फैशन। तो जो डीएनए डिस्कवर किया गया था वॉटसन क्रिक के द्वारा वो बी डीएनए है, और उसमें कॉइलिंग कैसी है? राइट हैंडेड। कोई नहीं पूछेगा, बस याद रखना, ठीक? द पिच ऑफ द हेलिक्स, पिच का मतलब होता है 1 टन, 1 टन ऑफ डीएनए, या मैं कहूं 1 कॉइल ऑफ डीएनए। डीएनए के 1 टन 3.4 एंगस्ट्रॉन। तो अगर मैं बात करूं, इसी को बोलते हैं हेलिक्स लेंथ। क्या बोलते हैं? हेलिक्स लेंथ। तो ये 34 एंगस्ट्रॉन होती है। इसको नैनोमीटर में लिखोगे तो 3.4 नैनोमीटर आता है। A nanometer is 1 billion of meter, that is 10 की पावर -9, and there are roughly 10 base pair in each ton. तो एक टन में कितने बेस पेयर हैं? एक टन में आपके 10 बेस पेयर हैं। Consequently, the distance between base pair in helix is 0.34 नैनोमीटर। समझिए जरा, इसका मतलब समझिए क्या है, अच्छे से बताते हैं। इसका मतलब समझिए, अगर मैं आपको बोला, हाँ यहां पर समझिए, तो अगर मैं 1 टन की बात करता हूं, 1 टन की बात करता हूं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 टन की बात की, तो मैंने आपसे उधर ही बता देता हूं, यहां पर बता देता हूं, ठीक है? 1 टन की मैंने आपसे बात की, तो आप देखिए यहां पर 1 टन की बात की, तो यहां से लेके यहां तक आपका 1 टन है, 1 टन।
इसी को बोलते हैं वन कॉइल, इसी को बोलते हैं हेलिक्स लेंथ, इसी को बोलते हैं पिच। ठीक, तो ये कितना बताया, ये बताया 34 एंगस्ट्रॉन, 3.4 नैनोमीटर। तो कैसे आया लेंथ, कैसे आया, लेंथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ बेस पेयर इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर। अब आप देखिएगा जरा, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने बेस पेयर हैं, 10 बेस पेयर हैं। तो नंबर ऑफ बेस पेयर कितना हो गया, 10 हो गया। डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर, डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर, तो अगर आप डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, इन दो बेस पेयर के बीच में ये जो दो पिंक कलर के डंडे हैं, ये जो दो पिंक कलर के डंडे हैं, इनके बीच में अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो वो आएगा 3.4 एंगस्ट्रॉन, और इन दो स्ट्रैंड के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे तो वो आएगा 20 एंगस्ट्रॉन, जिसको आप बोलते हैं डायमीटर, जिसको आप क्या बोलते हैं, डायमीटर। दो डंडों के बीच में, दो बेस पेयर के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉन, तो अगर आप 3.4 एंगस्ट्रॉन लेते हो तो ये आपका आता है 34 एंगस्ट्रॉन। ठीक, और अगर आप नैनोमीटर में लेते हो, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर को अगर आप ले लेते हैं, कितना, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर को आप ले लेते हैं 0.34 नैनोमीटर, तो जो हेलिक्स लेंथ आती है वो आती है 3.4 नैनोमीटर। तो बच्चों 3.4 नैनोमीटर कब आएगी, 3.4 नैनोमीटर तब आएगी जब आप इसको नैनोमीटर में लोगे। अगर आप इस डिस्टेंस को एंगस्ट्रॉन में लोगे तो आपकी आएगी 34 एंगस्ट्रॉन। तो दोनों ही आपका सही है। ठीक, दोनों ही आपका सही है। The plane of one base pair stack over other in double helix is additional to hydrogen bond confirm stability to helix। मतलब डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, दो चीजें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं, कौन कौन सी, एक तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, ये देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर, ये एक के नीचे एक, हमारे घर में सीढ़ियां होती हैं, एक पैड़ी के ऊपर दूसरी पैड़ी, दूसरी के ऊपर तीसरी पैड़ी, इनको बोलते हैं बेस स्टैकिंग। तो डीएनए में ये जो बेस पेयर है, एक बेस पेयर के नीचे दूसरा बेस पेयर, तो वन बेस पेयर अबव अदर, वन बेस पेयर अबव अदर, इसको हम बोल रहे हैं बेस स्टैकिंग, इसको हम बोल रहे हैं बेस स्टैकिंग। तो बेस स्टैकिंग भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और हाइड्रोजन बॉन्ड भी आपका स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो आप देख लीजिए, हमने पूरा क्वालिटी के साथ डीएनए का स्ट्रक्चर को पढ़ा। लेंथ ऑफ द डीएनए इज, हमें लेंथ निकालनी है। ठीक, लेंथ निकालनी है। लेंथ ऑफ द डीएनए इज 1.9 मीटर, 1.1 मीटर। व्हाट विल द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ बेस पेयर, ठीक है, व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट बेस पेयर। तो आप देखिए, जब हम यहां पर डिप्लॉयड कंटेंट लेते हैं 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर लेते हैं, ये क्या है आपके नंबर ऑफ बेस पेयर। ठीक, और फिर हम लेते हैं 0.34 इंटू 10 की पावर -9। तो जब हम यहां पर डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, देखिए अगर मैं यहां डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर लेता हूं, इसको मीटर में लेता हूं, तो 0.34 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो बच्चों, तो लेंथ आपकी आती है 2.2 मीटर। क्या आती है, 2.2 मीटर। लेकिन ये कह रहा है कि आपकी लेंथ 1.1 गिवन है, इसकी आधी गिवन है, तो फिर नंबर ऑफ बेस पेयर क्या होंगे, नंबर ऑफ बेस पेयर क्या होंगे, 2.2 मीटर में नंबर ऑफ बेस पेयर 6.6 इंटू 10 की पावर 9 है। तो इसका अगर आधा करोगे 1.1 मीटर, तो बेस पेयर हो जाएंगे 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर। If adenine makes 30% of DNA molecule, what will the percentage of thymine, guanine and cytosine? तो अगर एडेनिन आपका 30 है तो थाइमीन इसके बराबर होगा 30, तो थाइमीन आपका इसके बराबर होगा 30। तो एक ही ऑप्शन में दे रखा है 30, और ग्वानीन और साइटोजीन क्या होंगे, 100 माइनस ए प्लस टी। तो 100 माइनस ए प्लस टी कितना है, 30 प्लस 30,
तो आपका आएगा 100 माइनस 60, तो कितना आएगा 40। क्यों? क्योंकि जो पिरिमिडीन जो होता है, पिरिमिडीन क्या है, पिरिमिडीन और प्यूरिन, तो एडेनिन प्लस ग्वानिन अपॉन साइटोसिन प्लस थाइमीन जो होता है आपका, ये आपका 1 होता है। पिरिमिडीन और प्यूरिन किसके बराबर होता है, आपका इक्वल होता है, पिरिमिडीन प्यूरिन के बराबर होता है। तो आपको ये आ गया 40। तो ग्वानिन इक्वल टू किसके, ग्वानिन इक्वल टू साइटोसिन। तो अगर टोटल 40 है तो ग्वानिन कितना होगा 20, साइटोसिन कितना होगा 20। क्योंकि ग्वानिन और साइटोसिन मिलाकर 40 है और ग्वानिन साइटोसिन के बराबर है, तो ग्वानिन भी 20 हुआ, साइटोसिन भी 20 हुआ। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सेकंड। Which of the following statement is correct? Adenine pair with thymine through 1 hydrogen bond, 2 hydrogen bond. Adenine pair with thymine through 3 hydrogen bond, 2 hydrogen bond. Adenine doesn't pair with thymine, pair with thymine. Adenine pair with thymine to 2 hydrogen bond. सही है। If a distance between the consecutive base pair 0.34 नैनोमीटर, इसको इंटू करोगे मीटर में तो 10 की पावर -9 मीटर, और इसको इंटू करोगे 6.6 इंटू 10 की पावर 9, तो लेंथ निकल कर आएगी 2.2 मीटर। इन अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए द नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड टू OH। याद करिए, नाइट्रोजनस बेस लिंक्ड टू, नाइट्रोजन बेस किससे लिंक्ड है, नाइट्रोजनस बेस किससे लिंक्ड है, आप यहां पर देख लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी। नाइट्रोजनस बेस किससे लिंक्ड है, नाइट्रोजनस बेस लिंक्ड है शुगर के फर्स्ट कार्बन से, शुगर के फर्स्ट कार्बन से, शुगर के फर्स्ट कार्बन पे यहां H होता है तो यहां क्या होता है, यहां OH होता है। तो जब आप शुगर देखोगे तो शुगर में आपको यहां H होगा, यहां OH होगा। तो ये आपका जो बेस है वो शुगर के फर्स्ट कार्बन के OH के साथ लिंक्ड है, फर्स्ट कार्बन के OH के साथ आपका लिंक्ड है। तो यहां पर जो आपका आंसर जाएगा वो जाएगा फर्स्ट कार्बन पेंटोस शुगर। प्यूरिन फाउंड्स बोथ इन डीएनए एंड आरएनए। कौन से प्यूरिन है जो आपके प्यूरिन पूछा है, ठीक है, कौन से प्यूरिन है जो डीएनए आरएनए दोनों में आपके मिलते हैं, वो हैं आपके एडेनिन एंड ग्वानिन। डीएनए फ्रेगमेंट, डीएनए में कैसा चार्ज होता है, डीएनए के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है फॉस्फेट की वजह से। 3 to 5 फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज अकर बिटवीन वन न्यूक्लियोटाइड विथ अनदर न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड का दूसरे न्यूक्लियोटाइड। 27 मिनट हो गए हैं, 3 मिनट और हैं। इन डीएनए मॉलिक्यूल proportion of A to T vary within the organism. There are 2 anti-parallel strands running in 5 to 3 and 3. There are 2 anti-parallel strands running in 5 to 3 and 3 to 5. ये हमारा आंसर हो गया। Amount of purine and pyrimidine nucleotide is not always equal, is always equal. ये incorrect हो गया। There are 2 parallel strands, parallel नहीं होती है, आपकी होती है anti-parallel, ये गलत हो गया। A और T vary with organism, नहीं, A T के बराबर ही होता है, ये भी गलत हो गया। द 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए कैसी है, एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल मींस वन स्ट्रैंड टर्न क्लॉकवाइज, नहीं, एंटी क्लॉकवाइज नहीं। फॉस्फेट ग्रुप ऑफ द 2 स्ट्रैंड शेयर द सेम पोजीशन, सेम नहीं, डिफरेंट पोजीशन। एक में फॉस्फेट ऊपर होगा तो एक में यहां पर नीचे होगा। फॉस्फेट ग्रुप एट द स्टार्ट ऑफ 2 डीएनए स्ट्रैंड आर इन अपोजिट डायरेक्शन। The following ratio in general is constant for species. तो अभी आपने देखा था constant for species A plus T upon G plus C. तो G plus C upon A plus T constant होता है। टीलोमियर ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम, ये अभी यहां पर नहीं पढ़ाया जाएगा, ये हम आगे पढ़ेंगे। क्रोमोसोम जो पैकेजिंग है वो यहां नहीं पढ़ाया जाएगा। तो टीलोमियर जो होता है वहां पर ग्वानिन रिच होता है, 11th क्लास में समझाया जाता है टीलोमियर क्या होता है, तो इसको अभी छोड़ देना। जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम के एंड को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ डीएनए होते हैं। ये मेरी उंगली है, अगर मैं सब्जी काटूंगा तो मेरी उंगली कट जाएगी, लेकिन मैं फिंगर कैप लगा लूंगा तो मेरी उंगली नहीं कटेगी, फिंगर कैप कटेगी। फिंगर कैप है टीलोमियर, तो फिंगर कैप है टीलोमियर। टीलोमियर में भी डीएनए होता है और उस डीएनए में ग्वानिन ज्यादा मिलते हैं, और मेरी उंगली है
क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का मेन डीएनए, क्रोमोसोम का मेन डीएनए। तो क्रोमोसोम का मेन डीएनए को प्रोटेक्ट करते हैं कुछ एक्स्ट्रा डीएनए जिनमें ग्वानिन ज्यादा मिलता है, उन एक्स्ट्रा डीएनए को बोलते हैं टीलोमियर। तो ये आपको समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये सीरीज कैसे लगी। ये हर ऑल्टरनेट डे पर बिना जेंटल रिमाइंडर के आपके पास आती रहेगी। तो मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना। भाई शाम को ही आएगा। थैंक यू।